हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है भोजन नली या ग्रास का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से और इसे समझेंगे। जो हमारा आगे का कंटेंट दिया गया उसे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो भोजन नली या ग्रसिका क्या होती है उसके बारे में चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका गले एवं वक्ष से ग्रासिका क्या है होती हुई जाती है। ग्रासिका की भित्ति से संकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो आमाशय है, तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसे कभी कभी ऐसा होता है स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप वामन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वामन किया हो तथा उसके जिसे हम क्या वॉमिटिंग बोलते हैं, तो तथा इसके कारण के विषय सोचिए। तो आपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। अब देख लेते भोजन, फिर ग्रासिका, फिर आमाशय। हमारा भोजन पहले कहाँ जाता है और फिर ये ग्रासिका में पहुँचता है और लास्ट में ये हमारा आमाशय में। तो ग्रासिका में भोजन की गति। अब आमाशय के बारे में। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना। आमाशय के बारे में हमारा ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बुक्स जो भी है हमारी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एनसीईआरटी हर एक विद्यार्थी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी ये साइंस की एनसीईआरटी है जो हम आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे है आमाशय। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। एक ऐसा होता है जे की आकृति का होता है। तो इसमें क्या दिया गया है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो भी आहार नाल है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। यह एक और ग्रासिका और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आगे देख लेते हैं। कभी कभी आमाशय का अतिरिक्त स्तर सतह या श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये भोजन को अम्लीय बनाता है जिसे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचन रस जठर रस या प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब इसके आगे हम इसे पढ़ लेते हैं। कभी कभी जब हम जल्दी में खाते हैं, आपने भी ऐसा, आपके साथ में कभी कभी ऐसा हुआ होगा। आगे हम पढ़ते हैं। अथवा खाते समय बात करते हैं या हम खाते हैं, भोजन करते समय हम क्या किसी से बात करने लगते हैं, या आपको खांसी उठती है या आपको खांसी आ जाती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। कैसे हमें क्या हिचकी आने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है, तो ये किसके कारण होता है हमें याद रखना कि श्वास नली में भोजन का कण प्रवेश कर जाता है, इसीलिए हमें हिचकी आने लगती है। श्वास नली
नासिका में आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। जो सांस क्या होती है, श्वास नली होती है, वहाँ से वायु आती जाती रहती है और क्या वायु जो श्वास नली से जाती आती है क्या फेफड़ों तक पहुँचाती है। अगर उसमें कोई रोटी या किसी काकड़ या चला जाता है तभी क्या घुटन सी महसूस होने लगती है और हिचकी आने लगती है। ये ग्रासिका के साथ साथ चलती परंतु ग्रसीन में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार का रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मशाल रचना बल्ब का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है। क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन निकलते समय एक मशाल होती है जो रचना क्या करती, बल्ब का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या करती है, श्वास जहाँ से हमारी प्रवेश करती है उसे ढक लेती है तथा भोजन को ग्रासीन में भेज देता है और भोजन को ग्रासीन में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कारण कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, खांसी आती है। तो आगे हमारा क्या टॉपिक दिया गया था, भोजन आमाशय के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आगे हम क्षुद्रांत छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्रांत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि। यकृत कैसी होती है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अव्यवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ऐसी ग्रंथि है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो हमें याद रखना है यकृत सबसे शरीर की बड़ी ग्रंथि। ये पीत रस को स्रावित करती है, पीत रस को भी स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पीताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग के बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत या छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लेते, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। तो सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से कैसे घायल हो गए थे। तो गोली से बच्चियां क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया था। इनके आमाशय में क्या हम चित्र में देख लेते हैं कि छिद्र हो गया, एक छेद हो गया था। इसे विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया था। तो चिकित्सक ने इनकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उसने क्या किया, डॉक्टर ने इनकी जान तो बचा ली लेकिन जो भी छेद हो गया था उसे भली प्रकार क्या करा, ढक नहीं पाया, उसे पट्टी से ढक नहीं पाया। ब्लूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्बल अवसर प्राप्त हुआ। उसे क्या, इनके छिद्र से आमाशय को, जो आमाशय में छिद्र हो गया था उसे आमाशय के अंदर झांकने का इन्हें क्या मिला, एक अवसर मिल गया। उसने कुछ रोचक प्रक्षेपण किए। ब्रूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। जो भी भोजन था उसका आमाशय क्या कर रहा था, मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति को सरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन
पूरा हो जाता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो एलेसिस सेंट या मॉर्टिन का गोली का घाव इन्हें लगा था, तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इनके क्या है, अमाशय में एक छिद्र हो गया था। तो बड़ी आंत, क्षुद्रांत में अवशोषण, जो छोटी आंत है उसमें अवशोषण कैसे होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो हमें अवशोषण याद रखना, अवशोषण किसे कहते हैं? अगर हमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे लिखेंगे? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति, क्षुद्रांत या छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता। जो रुधिर वाहिकाएं स्थित होती हैं उनमें चला जाता। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसंकुर कहते हैं। तो हमें क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम अथवा अंकुर कहते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता रहता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वयंगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, भोजन का वह भाग है जिसमें क्या, जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, बृहदांत में भेज दिया जाता है। आगे हम देख लेते बड़ी आंत, बृहदांत। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। जो भी बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपरिचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निकासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय में एक भाग को भंडारित कर लेते हैं। क्या करते? जो भी जानवर होते हैं घास को बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी खा लेते हैं और इसे कहाँ इकट्ठा करते हैं? आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं या भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवर धीरे धीरे जो आमाशय में भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं और धीरे धीरे खाते हैं, उसे हम जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इनके छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और आमाशय से क्या करते हैं? पुनः मुख में लाते हैं तथा जिसे वह चबाता रहता है और प्रक्रम रोमंथन। इस चित्र में हम देख सकते हैं ग्रासिका और रूमेन है, क्षुद्रांत है, आमाशय है, अंतनाल है और बृहदांत है। तो जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
किसी भी रूमेंट अथवा रोमेंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु बहुत से जंतु मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते। जो भी मानव होते हैं वो सेलुलोस को नहीं पचा पाते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंडनाल कहते हैं। तो भोजन को सेलुलोस पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक अपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। और क्या आप भोजन ग्रहण करने को एक ही अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा संरक्षण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय होता है, जलाशय में जल में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में क्या है? एक कोशिका झिल्ली होती है। तो एक गोल संघनन केंद्रक या कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धक या निकालता रहता है, जिन्हें पदहाव अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो केंद्रक पदार्थ हुआ, खाद्य कणिका हुई, अंतर्ग्रहण हुआ और खाद्य धमनियां हुई। और अमीबा का हम क्या चित्र देख सकते हैं। और वही छेपित अपशिष्ट हुआ और केंद्रक। तो इसमें हमारे यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, जो बीच में गोल गोल सा में डार्क दिखाई दिया है, केंद्रक है। अब पदार्थ को हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है, पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है। जो वाइट ग्रीन हल्का दिखाई खाद्य कणिका है या अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण है, यहाँ से क्या है, अमीबा भोजन को पहले ग्रहण करता है, फिर खाद्य धमनियाँ हैं और फिर वही छेपित अपशिष्ट हैं। तो खाद्य धमनियों में ही पाचन रस निर्मित होते हैं। एक खाद्य पदार्थ पर ही क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले चैप्टर के साथ में। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम इसके सारे चैप्टरों के अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। पहले हम इसका कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले चैप्टर के साथ।